क्वांटम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज प्रकाश वाले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ने से पहले अपने को प्रकाश के गुणों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो अपन आज प्रकाश के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो प्रकाश है, प्रकाश के गुण में है कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है। कहने का तात्पर्य प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य ही है, जिससे अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहला जो प्रकाश के गुणों के बारे में अपने चर्चा की थी, उसमें जो पहला है कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है। फिर दूसरा है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। इसका मतलब है कि द्वैत का तात्पर्य है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है कि प्रकाश तरंग के रूप में भी गति कर सकता है और कण के रूप में भी गति कर सकता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करता है और कण के रूप में भी गति करता है। इसका मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। इसको अपन दोहरी प्रकृति भी कह सकते हैं। तीसरा जो गुण है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। जब अपने एक मोमबत्ती को किसी छिद्र में से देखते हैं तो अपने को यह दिखाई देती है कि जो मोमबत्ती से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो अपने को एक सीधी रेखा में प्राप्त दिखती है। या फिर जब सूर्य उदय के या सूर्यास्त के समय जो अपने रोशनदान है उससे आने वाला प्रकाश भी अपने को एक सीधी रेखा में दिखाई देता है। तो जो तीसरा गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जो चौथा गुण है, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। पहले अपन देखते हैं कि जो निर्वात है उसका भाई निर्वात होता है क्या है। निर्वात बोले तो कि निर्वात वह कारक होता है जिसमें माध्यम के कण उपस्थित नहीं होते। माध्यम के कण उपस्थित नहीं होता है। इसका मतलब इसमें अगर कण उपस्थित नहीं है तो जो प्रकाश अगर गमन करेगा तो वो तरंग के रूप में गमन करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें न तो माध्यम है, न तो ठोस माध्यम है, न गैस माध्यम है, न द्रव माध्यम है। इसका मतलब जो प्रकाश है वो निर्वात में भी गति करता है। और प्रकाश की जो निर्वात में चाल है, जो चौथा है, पांचवा है कि प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जो सबसे ज्यादा होती है। अपन छठा जो देखते हैं, जो छठा टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश के कारण या परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यह जो मेन अपने जो प्रकाश के गुण हैं उनके बारे में मैंने जो 6
टॉपिक बताए हैं। तो ये 6 गुण प्रकाश के होते हैं। जो पहला है कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो हमें पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त होती है। जो दूसरा है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की इसको द्वैत को दोहरी प्रकृति भी बोल सकते हैं। कहने मतलब प्रकाश कण के रूप में भी गति करता है और तरंग के रूप में भी गति करता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यह प्रकाश के गुण है। तो अपन जब 10th क्लास में जो चैप्टर है इसमें प्रकाश के गुण के बाद में अपन दर्पण के बारे में बात करेंगे कि भाई दर्पण क्या है। अब दर्पण की जब बात करते हैं तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गोलीय दर्पण होता है और एक समतल दर्पण होता है। जो अपना अगला टॉपिक है वो दर्पण के बारे में है। तो अपन अगले टॉपिक में देखते हैं। अब जब अपन बात करते हैं कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गोलीय दर्पण और एक होते हैं समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भी 2 भाग होते हैं। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। फिर इसके समतल दर्पण का एक ही भाग होता है। जब अपन गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है कि एक ऐसा दर्पण जिसकी जो सतह है, परावर्तक सतह है, वो कैसी हो, गोलीय हो। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी जो परावर्तक सतह होती है वो कैसी होती है, समतल होती है। तो जब गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तल और एक क्या होता है, अवतल। एक तो उत्तल और एक है अवतल। अब अपन जब गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो जब उत्तल और अवतल बनाएंगे तो पहला अपने को यह थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि जैसे अपन कोई भी अगर डायग्राम है तो उसको अपन कब तो वक्र बोलेंगे। तो जब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो वक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अपने बात है कि वक्र है क्या। ये जो वक्र है, क्रू है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर अपने को कोई भी अगर आकृति है, अपने को अगर पता है तो उसका नाम पता है तो अपन बता सकते हैं। अगर अपने को पता नहीं है, जैसे मान लो अपने को सबको पता है कि ये एक आयत है या फिर ये क्या है, वर्ग है, और ये क्या है, ये पंचभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये वर्त हो गया। अगर अपने को ये पता है कि ये जो आकृतियां हैं, ये जो दी गई आकृतियां हैं, ये जो सभी आकृतियां हैं, इनका नाम अपने को पता है। लेकिन जिस आकृति का अपने को नाम पता ना हो तो उस आकृति को अपन वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्र। क्या बोलते हैं, वक्र। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन आकृति, मतलब कहने मतलब ये जो पंचभुज है, त्रिभुज है, ये जो वर्त है, इन सभी को अपन वक्र बोल सकते हैं। इन सभी को वक्र बोल सकते हैं। तो अपन जब उदाहरण देते हैं तो एक वर्त का उदाहरण देते हैं तो वर्त भी क्या होता है, एक वर्त भी क्या होता है, एक वक्र होता है। जैसे अपन एक गोला लेते हैं, जैसे गोला 3D होता है लेकिन अपन यहाँ पे 2D है। तो जैसे ये गोला है तो इसके केंद्र को अपन बोले गोले का केंद्र। लेकिन अपन इसको, अपने को यह पता नहीं कि ये गोला है, अपने को यह मानना है कि अपने को यह पता नहीं है कि ये गोला है, अपने को यह मानना है कि ये क्या है, एक वक्र है। क्या है, वक्र है। और अपने को पता है ये जो केंद्र है इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब अपने पता है कि परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इसको बोलेंगे अपन वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। अब बात यह आती है कि जब अपन मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में व्यास की आधी, मैथ में क्या होता है कि ये जो डायमीटर होता है इसकी जो आधी होता है वो त्रिज्या होती है।
जो त्रिज्या होती है। लेकिन जब अपन साइंस पढ़ते हैं, जब लेंस वाला चैप्टर पढ़ते हैं, दर्पण वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें जो त्रिज्या है उसकी ज्येष्ठ आधी, त्रिज्या की ज्येष्ठ आधी दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यह जो बिंदु है वो क्या है? फोकस बिंदु। अब अपन को क्या करना है कि जैसे अपन वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, वो फोकस बिंदु हो गया, तो अपने को क्या करना है कि भाई जैसे मान लो अगर अपन गोलीय सतह वक्र ना ले, कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये मैंने ये लिया, ये एक गोले का भाग है। अब मैं क्या करूंगा, इस गोले को आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, तो अपने को पता है ये आगे बढ़ने के बाद में ऐसी गोल संरचना होगी और जिसका केंद्र क्या होगा? C। जिसका केंद्र क्या होगा? C। और उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होगी? R। और जिसकी जो बिंदु है उसको बोलेंगे फोकस बिंदु। अब ये जो फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब यहां से एक बात ये भी पता चल गई कि जो f है, स्मॉल f है, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जहां f क्या है? फोकस दूरी होती है, r क्या है? वक्रता त्रिज्या होती है। तब अपन क्या करेंगे, जब रे डायग्राम करेंगे तो उसमें एक आगे आएगा फोकस दूरी, फोकस बिंदु। तो अपन क्या करते हैं, अब देखो आगे बढ़ा, जैसे मान लो सेम अपने को क्या करते हैं, जैसे मान लो एक दर्पण लिया, मान लो ये दर्पण लिया, अब इसको अगर अपन आगे बढ़ाते हैं, ये समतल है, क्या है? समतल दर्पण। ये क्या है भाई? समतल दर्पण। और अपने पता है कि जो समतल दर्पण को आपने क्या करना, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है और इसको नीचे बढ़ाना है। जैसे आपको पता है कि जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे और ये लाइन कहां मिलेगी? अनंत पे। कहां मिलेगी? अनंत पर। कहां मिलेगी? अनंत पर। अब अपने पता है अगर ये अनंत पे मिलती है, इसका मतलब फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है उसकी जो फोकस दूरी है वो होती है अनंत। अपने को यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्यों? क्योंकि अपने पता है जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो इस समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, जो वक्रता त्रिज्या है वो भी क्या होगी? अनंत। वो भी क्या होगी? अनंत। इस समतल दर्पण की फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या है वो भी क्या होती है? अनंत। इसका मतलब समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है। क्यों? क्योंकि r बराबर क्या होता है? 2f, और यहाँ क्या हो गया? अनंत, और ये क्या हो गया? 2f। अब अपने पता है ये 2 है वो डिवाइड होगा तो ये अनंत अपॉन 2 इज इक्वल टू f। और अपने पता है अनंत में किसी से भी डिवाइड करे तो भी क्या आता है? अनंत। इसका मतलब ये फोकस दूरी भी क्या हो गई? अनंत। क्या हो गई? अनंत। इसका मतलब कि समतल, जब अपन समतल दर्पण के गुण पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। इसका मतलब समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत। और फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। अब अच्छी बात इसकी दर्पण की, अब दर्पण में अपन पढ़ेंगे कि भाई दर्पण की फोकस दूरी क्यों अनंत हो नहीं सकती, क्योंकि जैसे अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक वर्त बनेगा और वर्त या गोला बनेगा। अब जैसे ये गोला बनता है तो अपने को पता है ये दूरी त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, उसकी आधी क्या होगी? फोकस दूरी। तो अपने को ये तो पता है कि भाई कौन सा दर्पण है कौन सा नहीं। तो अपन अब पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो अपन पहले पढ़ते हैं कि दर्पण में है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। कौन क्या? मिरर। अवतल दर्पण। अब अपने को थोड़ा सा ये ध्यान करना है कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें बाहर की ओर पॉलिश की होती है, जबकि जो अंदर है वो कैसी सतह होती है? परावर्तक। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें बाहर की ओर पॉलिश की गई होती है और जिसके कारण जो अंदर की सतह है वो एक परावर्तक सतह है, तो इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण
उस गोले का भाग होता है जिसके बाहर की सतह पर तो पॉलिश की होती है, रजत पॉलिश की होती है, और अंदर की ओर कैसी होती है, परावर्तक है सतह। तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण है कहते हैं। और अपने बताया कि अवतल दर्पण है तो यहाँ क्या होगा, इसका केंद्र आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे क्या होगी, फोकस है बिंदु। अब ऐसा सेम अपन क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। 2 नंबर पे है उत्तल दर्पण। अब इसमें क्या होता है कि अब इसको आगे बढ़ाएंगे और जैसे अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां पे क्या आएगा C, यहां पे क्या आएगा F, यहां पे क्या है P। तो देखो जो अपन इस साइड रहेगा तो इसकी पहले परिभाषा देखते हैं कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें अंदर की ओर तो पॉलिश की हुई होती है और बाहर की ओर परावर्तक सतह होती है। तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल और उत्तल। आपने ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह किस ओर होती है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह किस ओर होती है, तो अपने बताना है अंदर की ओर। जो परावर्तक सतह है वो किसकी ओर होती है, अंदर की ओर। जैसे अपने को सेम बोले कि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, तो अपने बोलना पड़ेगा कि बाहर की ओर परावर्तक सतह होती है। अब अपन जैसे अपन रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम बनाने से पहले अपने को अब अपन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो रे डायग्राम बनेंगे उनके नियम पढ़ेंगे। जो 4 नियम है वो 4 नियम पढ़ने हैं अपने को। तो पहले अपन क्या करते हैं कि इनकी जो ये क्या होता है ध्रुव, ये क्या होता है ध्रुव, पोल, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ये क्या होता है फोकस बिंदु, ये क्या होता है वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं ये यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं द्वारक, एपरेचर। अब अपने जो मैंने यहां लिखा है उनकी परिभाषाएं बोलते हैं। पहली परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका यह भाग होता है। तो वक्रता केंद्र उस गोलीय दर्पण के केंद्र को अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है, मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव से होकर गुजरती है। तो इस काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर इसके बाद आता ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब बचा कौन, फोकस बिंदु। अपन फोकस बिंदु की परिभाषा तो अगला जो परिभाषा है कि उसमें पढ़ेंगे कि रे डायग्राम का जो पहला रूल है उसमें ही मतलब किरण आरेख का जो पहला रूल है या नियम है उसमें अपन पढ़ेंगे फोकस बिंदु की परिभाषा क्या होती है। अपन देखते हैं द्वारक की परिभाषा। द्वारक वह होता है जो गोलीय दर्पण के व्यास को अपन क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। मतलब कहने वाला द्वारक की परिभाषा क्या है कि गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं। अब बची रही एक फोकस बिंदु की परिभाषा। तो अपन फोकस बिंदु की परिभाषा जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे फोकस बिंदु क्या होता है। अब देखो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है। वक्रता त्रिज्या ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा
वक्रता केंद्र के मध्य दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी क्या होता है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी इसको स्मॉल एफ से बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे मैंने बनाया तो अपन जो उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के उनके अपन 4 नियम पढ़ेंगे। अब जो पहला नियम है वो है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु बोल दो एफ से होकर गुजरती है। पहली लाइन है, यदि पहला जो नियम है अवतल दर्पण में जो अपन किरण आरेख बनाते हैं उसका जो पहला नियम है, रूल है, वो क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये क्या होगा एफ, ये सी। अब मुख्य अक्ष समांतर आपतित होती है तो टकराने के पश्चात एफ से गुजरती है, अब यहाँ पे मैंने बताया कि मैंने फोकस बिंदु की परिभाषा जो लास्ट टाइम बताया था कि फोकस बिंदु के जो पहला नियम है उत्तल दर्पण के जो किरण आरेख बनाने का जो पहला नियम है, उस समय मैं आपको फोकस बिंदु की परिभाषा बताऊंगा। तो अपने फोकस बिंदु की परिभाषा ये बनाने, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, यह मुख्य अक्ष है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो टकराने पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण का जो नियम दूसरा है, किरण आरेख बनाने का जो नियम 2 है, वो अपन देखते हैं। तो नियम 2, जो अपना पहला जो नियम है उसमें क्या नियम था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है तो टकराने पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। इसका जस्ट उल्टा जो नियम है वो नियम 2 है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। दूसरा जो नियम है यह, अब क्या होगा, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव से आपतित होती है तो टकराने पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है।
जो अपना जो तीसरा रूल है वो है यदि कोई प्रकाश किरण, दूसरा रूल क्या है, यदि कोई, दूसरा नियम रूल, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव से आपतित होती, सॉरी, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। यह अवतल दर्पण में जो किरण आरेख बनाने का है वो जो दूसरा रूल होता है। अब अपन तीसरा पढ़ते हैं। जो तीसरा है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से मतलब सी से आपतित होती है वक्रता केंद्र सी से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापिस लौट जाती है, वापिस लौट जाती है। वापिस लौट जाती है। देखो यह अवतल दर्पण, यह मुख्य अक्ष, यह ध्रुव, यह फोकस बिंदु, यह वक्रता केंद्र। अगर किरण यहां से आपतित हुई तो टकराने के पश्चात भी वापिस यहीं से चली जाएगी। अब जो चौथा रूल है वो चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल है यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापिस परावर्तित होती है। कहने का मतलब है कि जो अपना चौथा रूल है, यदि ये मान लो अवतल दर्पण है, यह ध्रुव, यह फोकस बिंदु, यह वक्रता केंद्र। अगर मान लो ये जिस कोण से आई, अगर ये थीटा कोण से आती है तो परावर्तन के पश्चात भी यह थीटा कोण से लौट जाती है। यह जो अपने अवतल दर्पण के जो किरण आरेख है वो जो किरण आरेख बनाने के जो नियम है, ये जो चारों नियम है हमने यह पढ़ ली है। अब जब अपन किरण आरेख बनाएंगे तो इन चारों नियमों में से कोई दो नियम लेके अपने किरण आरेख बना लेंगे। सेम ऐसा का ऐसा ही उत्तल दर्पण में होता है। तो मैंने पहला जो रूल है वो बोलता हूं, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। ये इसका पहला रूल होता है। जो दूसरा रूल है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जो तीसरा रूल है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वापिस वक्रता केंद्र पे ही चली जाती है। जो चौथा रूल है ध्रुव पे, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पे जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापिस लौट
जाती है। यह जो अपने नियम है अपन अगली जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे कि किरण आरेख बनाने के नियम, और वो मैं जो नोटबुक है उस पर बताऊंगा कि कैसे अपने को क्या रूल है उसको फॉलो करना है। जैसे मैं बताऊं उसको सेम अपन नोटबुक में पढ़ेंगे, वो मैं अगली जो क्लास है उसमें बताऊंगा।